नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। चलिए आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ देश और दुनिया का विषय नहीं, पर आजकल हर घर घर में इस पे चर्चा की जाती है। आज बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिस पर बात करना आई थिंक बनता भी है, और आप जितनी भी बात करें वो बहुत कम है, क्योंकि आजकल जब हम पेपर खोलते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या मीडिया जब भी हम देखने की कोशिश करते हैं, टीवी देखते हैं, तो बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जहां हमें देखकर बहुत डिस्टर्बेंस फील होता है। पर क्या हम उसके बारे में कुछ कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही उम्दा गेस्ट, और सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करना चाहूँगी। आज हमारे साथ वीएनएम टीवी किड्स के प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर शीतल नायर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती जी, आपको और आपके दर्शक मित्रों दोनों को। थैंक यू सो मच सर। सर को मैं आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, हालांकि ये बहुत ही वेल नोन हस्ती हैं, बट स्टिल जो ऑडियंस इन्हें पहली बार देख रही हैं, सर जो हैं ये ऑथर हैं, ये स्टोरी टेलर हैं, और ये बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। सर एनएसडीसी और डेल कार्नेजी के मास्टर ट्रेनर है, सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर है। सर एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं। ये ट्रेनिंग और कोचिंग को लेकर पिछले 15 साल से अपना योगदान इस क्षेत्र में दे रहे हैं। सर के बहुत ही सारे आर्टिकल्स हर हफ्ते हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, और ये ज़्यादातर पेरेंटिंग, बच्चों की सेफ्टी, हेल्थ और उसके रिलेटेड इश्यूज़ और कम्युनिटी एट अ लार्ज पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स सर लिखते आ रहे हैं। सर एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है, और इनमें से मिसेस निर्मला सीतारामन जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों इन्हें नंबर 1 एंटरप्रेन्योर टू लुक फॉरवर्ड इन 2023 इस अवार्ड से सर को नवाजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 से भी सर को हाल ही में नवाजा गया है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आजकल आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में, हमारी सोसाइटी में, आई एम श्योर आप भी उसको लेके बहुत कंसर्न्ड होंगे। क्या सोचते हैं आप एज एन एक्सपर्ट के इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को देखना चाहिए कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है पिछले 5 से 10 वर्षों के बीच में, अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं, और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, जो गैरफ़ायदा है, वो ये है कि हम एक डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस है, एक डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है। यानी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। आप में और मुझ में तो है, पर हमारे बच्चों में, हमारे इर्द गिर्द में लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि हम कभी भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे लॉन्ग टाइम तक फोकस नहीं दे पाते हैं। हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। ये अमूमन आप देखेंगे सबके साथ होता है। एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि आपने आखिरी बार आपका फ़ोन कब देखा था? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आप अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। कारण हमें पता नहीं, बिकॉज हमें आदत हो चुकी है, हमारा दिमाग इस चीज़ का आदी हो चुका है कि हमारा डोपामिन राइज होता है, और उसके लिए हमें चाहिए फ़ोन। एक तरीके का एडिक्शन हो चुका है फ़ोन, सोशल मीडिया। सो आज की तारीख में अगर हम मानसिक संतुलन, मानसिक रोगों के और मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो आने वाले कुछ वर्षों में देर आर चांसेस कि हमारे इर्द गिर्द वायलेंस, मेंटल हेल्थ रिलेटेड वायलेंस बहुत हद तक बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके कारण देर आर मेनी इश्यूज जो हमारी सोसाइटी फेस कर सकती है। बहुत सही बताया आपने सर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सर ने कही कि हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड ऑडियंस हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और बिल्कुल सही कहा सर ने, तो मिनट्स में बताया, मैं तो सेकंड्स की बात करूंगी कि अगर आप पूछे तो लास्ट 5 सेकंड में या 10 सेकंड में आपने फ़ोन देखा कि नहीं, वो भी बिल्कुल मुमकिन है अगर आज की जनरेशन की बात की जाए, और स्पेशली यंगस्टर्स की जब मैं बात करती हूँ, और जहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनके उसमें बहुत मायने रखती हैं कि मेरे दिए हुए प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं, मेरे कमेंट पे ब्लू टिक आया कि नहीं। तो शायद उस एक कंसर्न की वजह से बार बार फोन्स का देखना, और आपने बहुत सही कहा कि इस वजह से हम उससे एडिक्ट हो गए हैं, और मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इसको लेकर हमारी डिस्टर्बेंस जो है वो आसपास चल रहा है। सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑडियंस को ये जानना कि मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल वेलबींग यानी कि मानसिक
कल्याण, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, अगर आप बताएं? सो वेरी गुड क्वेश्चन। काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड सो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमारे एजुकेशन में एक ब्रीफ डिमार्केशन दिया जाता है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आज की तारीख में आपको सरदर्द है, यू हैव अ हेडेक एंड यू हैव अ पेन इन योर नी, दोनों में फ़र्क है। अब मैं फिजिकल पेन की बात कर रहा हूँ बिकॉज हेडेक इज देयर एंड नी पेन इज देयर, आप आराम से डिमार्केट कर पाते हैं। बट व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स कि मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बीच में डिफरेंस क्या है, मानसिक वेलनेस का डिफरेंस क्या है, तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि आपको अगर चिंता है, इफ़ यू हैव स्ट्रेस, तो देन वी विल पुट दिस इन द फर्स्ट कैटेगरी। अगर आपको आइडिया नहीं है कि हम जिंदगी में किस दौरान किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, आई यू हैप्पी और नॉट, क्या मैं इस लेवल पे पहुंच के खुश हूँ कि नहीं, मेरे करियर से हैप्पी हूँ कि नहीं, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश हूँ कि नहीं, मेरे पेरेंट्स के साथ खुश हूँ, मेरे फिजिक के साथ, मेरी बॉडी के साथ खुश हूँ कि नहीं, तो ये आती है दूसरी कैटेगरी में, यानी मेंटल वेलनेस में। ये एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है और यूजुअली लोग कन्फ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम डिमार्केट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बट दैट इज़ मेंटल वेलनेस एंड दिस इज समथिंग एल्स। सो देयर इज अ डिफरेंस, माइनर डिफरेंस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपकी बच्ची है या वह 10 साल की बेटी है आपकी, ओके, या 10 साल का बेटा है, आपकी बेटी या बेटा आपके पास आता है और कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो अब आपका सवाल होगा बेटा क्यों नहीं जाना है, तो इसके दो ऑप्शंस है, या तो मुझे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है, या टीचर मुझे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, मुझे इसका स्ट्रेस होता है, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे आसपास मेरा कोई सर्कल नहीं है, मैं क्या करूं, वहां जाके रिसेस में ब्रेक में अकेला बैठा रहता हूं, दिस इज कैटेगरी नंबर 2। सो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। और आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपने इसके बीच का जो अंतर है वो बताया, क्योंकि यूजुअली हम सभी चीज़ों को स्ट्रेस में डाल देते हैं, और वो शायद स्ट्रेस जो इतना बड़ा शब्द है उसके पीछे क्या उसका एक्चुअल डेफिनेशन है शायद वो किसी को भी नहीं पता है, बट हाँ उसे लेबल कर दिया जाता है कि स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। ये बहुत बड़े शब्द हैं जो आजकल बच्चों के मुंह से भी सुने जाते हैं। इट्स अ वेरी अब्यूज्ड वर्ड इफ आई मे पुट इट अक्रॉस। जनरली बच्चों के मुंह से आप सुनेंगे कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं, मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं। लाइक हमारा एक सेंटर चलता है यहाँ पे मनीषा चौकड़ी में, सो वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। सो एक बच्ची आती है, बच्ची कहती है कि मुझे एग्जाम से पहले मुझे पैनिक अटैक आता है। तो मैंने पूछा बेटा क्यों पैनिक अटैक, कैसे, किसी ने तुमको कहा, यू स्पोक टू द काउंसलर, आपकी काउंसलर से कुछ डिस्कशन हुई कि पैनिक अटैक हुआ है आपको? तो बोले नहीं, मेरे हाथ में मुझे पसीना आ जाता है हाथ में एग्जाम से पहले। बट ये नॉर्मल है, हम कभी भी नर्वस होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। योर ब्रेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कूल योर बॉडी। हाउ डज इट कूल योर बॉडी? बाय गेटिंग द वाटर आउट ऑफ योर skin cells. That's the simple technique. That is not panic attack. So ये misguided या misdenomination हो जाता है, हम बहुत जल्दी mislabel कर देते हैं, क्योंकि आजकल बहुत आसानी से OTT चैनल्स, Netflix, Amazon Prime, हर जगह पे ये सीरीज और शोज आते हैं जहाँ पे आप बहुत क्लियरली बोलते हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं इस एक्ट्रेस को डिप्रेशन था। सो बच्चों को लगता है बहुत आसान है इस चीज़ का इस्तेमाल करना, और पेरेंट्स का अटेंशन भी मिलता है। द मोमेंट अ चाइल्ड सेज कि मुझे स्ट्रेस है, माँ बाप सब काम छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। तो बच्चों को लाइक वाओ, माँ बाप के पास एज इट इज टाइम है नहीं, दे आर लाइक कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन देयर लाइफ या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे। सो अचानक से बच्चे का ये टर्म का यूज़ करना, माँ बाप का अटेंशन देना, बच्चे को एनकरेज करता है कि बार बार इस टर्म का यूज़ करें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एंड देन काफ़ी बार माँ बाप हमारे पास आते हैं, बच्चों को ADHD है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। आपने गेज कैसे किया? देयर आर सो मेनी टेस्ट, हम टेस्ट नहीं देते। मेरा बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं पाता है, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, बहुत ज़्यादा शुगर खा लिया होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा होगा, बट दैट डजंट मीन वो ADHD है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों के सामने माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुझे ADHD है, एंड द चिल्ड्रन लाइक या माँ बाप ने बोला है तो शायद ADHD होगा। फिर गूगल सबके पास है, गूगल पे सर्च कर देते हैं। एंड हम सबकी एक आदत है, माइंड ना प्लेज अ गेम विद अस। मैं ADHD के बारे में सिम्टम्स पढ़ूंगा और मुझे लगेगा ये सिम्टम तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो हाँ मुझे ADHD है, तो मुझे लगने लगेगा कि मुझे ADHD है, जबकि है नहीं। आर ब्रेन मिमिक्स, जब स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, दे आर मोटिवेटिंग देमसेल्व्स, तो दे टेल देयर ब्रेन कि हाँ मैं ये भाग लूंगा। द सेम थिंग हैपेंस, जब आप सिम्टम्स पढ़ेंगे आपके ब्रेन को लगेगा हाँ मुझे भी ये है। बिकॉज ADHD के सिम्टम्स और रेगुलर सिम्टम्स, स्ट्रेस के या ज़्यादा एनर्जी होने के बहुत बहुत कम डिफरेंस है। इसलिए यू हैव टू हैव
प्रॉपर प्रोफेशनल्स के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, लेट देम डायग्नोज यू रादर देन यू डायग्नोजिंग योरसेल्फ। आप कभी अपने आप को ऐसा तो नहीं कहते मुझे डायबिटीज है, क्यों, मैं शुगर ज्यादा खाता हूं तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। यू डोंट डू दैट, यू गो टू अ डॉक्टर, यू गेट टेस्ट डन। तो व्हाई कांट यू डू द सेम यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत सही बताया सर आपने, बहुत सही एग्जाम्पल भी कोट किया कि जहां हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, क्योंकि वो बीमारी है इसलिए हम बाकायदा पहले अपने डॉक्टर को मिलते हैं, लैब में जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और हम एंड तक रिजल्ट्स का वेट करते हैं और उसके बाद ही डिक्लेयर करते हैं कि ना डायबिटीज़ है या नहीं। बट जहाँ हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बात करना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं समझते हैं और शायद इसके साथ बहुत सारे स्टिग्माज हैं हमारे सोसाइटी में और जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल की जनरेशन जहाँ पर हम जेन जी की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत ही लूजली यूज़ किए जाते हैं और कह दिया जाता है कि नहीं आप ADHD हैं, आप हाइपर एक्टिव हैं। और मैं तो आजकल बच्चों की भी बात करती हूँ, बहुत यंग बच्चे हैं, पेरेंट्स बहुत आसानी से आके कहते हैं मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है। बट वो उम्र है जहाँ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि वो हाइपर एक्टिव है? तो उनको कहना पड़ता है कि आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता है और नहीं पता होता, नहीं वो मस्ती बहुत करता है इसीलिए। तो आई थिंक आपने बहुत सही बात कही है कि ये जो हम टर्म्स इतने लूजली यूज़ कर लेते हैं ना, उसके पीछे के अगर हम सही मायने में उसके क्या साइंस और सिम्टम्स अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसे ऐसे इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं, जब बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की, भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार क्या जीवन भर के जो हमारे अनुभव हैं, क्या वो हमारी इमोशनल हेल्थ या उसकी वेलबींग पे डिपेंड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखिए, आपके क्या मापदंड है ये डिसाइड करने के कि आपकी ज़िंदगी कितनी सक्सेसफुल है जी। क्या पैसा आपके लिए सक्सेसफुल है, क्या करियर में बहुत अच्छा करना आपके लिए सक्सेसफुल है, क्या लाइक आज की जनरेशन को पूछा जाए सोशल मीडिया पे अपने आप को ये जताना कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ या मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, बिकॉज ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, नहीं इन्फ्लुएंसर सो ये सक्सेसफुल। तो व्हाट आर योर स्केल, आपका मापदंड क्या है, किस मापदंड से आप गेज करते हैं कि आप खुश है कि नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। अब इमोशनल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, आप जिम जाएंगे, कभी कभी आजकल तो योगा और मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो योगा कर लेंगे। बट योगा करने का भी मेजर रीज़न क्या होता है, वेट लॉस चाहिए या फॉर एग्जांपल मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं, ऑल दैट स्टफ। बट कहीं पे ये ध्यान नहीं दिया जाता कि आप इमोशनली कितने खुश हैं। और एक सिंपल सा सवाल है, मैं अगेन आप सब सारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो 8 घंटे सो पाते हैं? थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। दूसरा, जो 7 घंटे सोते हैं। तीसरा, जो 6 घंटे सोते हैं। अब आपको लगेगा 6 घंटे 6.5 घंटे ज़्यादा सोने की ज़रूरत क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी इमोशनल वेलबींग पे। द पॉइंट इज कि इफ़ यू स्लीप ओनली फॉर 6 आवर्स, यू विल रियलाइज कि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, आपको सर दर्द होगा, आपको माइग्रेन्स होंगे, आप यूजुअली बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, आपको एंग्जाइटी अटैक्स, प्रॉपर एंग्जाइटी, दिस इज प्रॉपर एंग्जाइटी, आपको प्रॉपर एंग्जाइटी अटैक ज़्यादा होंगे। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत करें, 7 से 8 घंटा सोएंगे, यू ऑटोमेटिकली रियलाइज आपकी ज़िंदगी में खुशी अपने आप आ जाएगी। रीज़न बड़ा सिंपल है, योर ब्रेन नीड्स टाइम टू रिजुविनेट, यानी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए योर ब्रेन को थोड़ा वक्त चाहिए। एंड दैट कम्स ओनली विथ REM, यानी आपके दिमाग को कितना REM साइकिल्स में स्लीप मिलता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं दूंगा, सबके पास गूगल है, आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट ऑन योर फोन। सो REM साइकिल्स आप देखेंगे, कम से कम 4 साइकिल्स आपको चाहिए टू गेट अ फ्रेश, बिकम वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग। 3 साइकिल और ओके, 2 साइकिल या उससे कम, दैट मीन्स दैट द नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू आर गोना गेट वेरी स्ट्रेसफुल। Now the problem here is that majority of us, you, me, everyone included, हम सब सिर्फ 2 साइकिल्स ही सो पाते हैं। क्यों? हम ब्लू लाइट से डिस्ट्रैक्टेड है, सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल करना, वीडियोस देखना, रील्स देखना, हमारी ये हैबिट है ना अभी, ये जो हम करते हैं पैसा गिनने के लिए नहीं, टू स्क्रोल द रील्स। सो दिस इज समथिंग विच इज बिकम सो नेचुरल कि इसके बिना हमें नींद नहीं आती है। कभी कभी हम सो के उठते और देखते अरे फ़ोन चाहिए। तो ये आदत हमें एकदम स्ट्रेस रिलेटेड या स्ट्रेसफुल कर देती है एंड ये इम्पैक्ट करता है आपकी इमोशनल वेलबींग पे। सिंपल सा सवाल है, जब आपने अपनी ज़िंदगी का पहला जॉब लिया था या जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, ज़िंदगी में कितना कमाना चाहते थे? क्या आपने उतना कमा लिया है? अगर कर लिया है तो आप उस स्केल में ऑलरेडी बहुत खुश हैं। सो योर इमोशनल हैप्पीनेस शुड कम फ्रॉम देयर। तो मापदंड, अगेन
व्हाट इज द माप स्केल, आप किस मापदंड से अपने आप को मूल्यांकन किया जाता है आपका खुद का, उस पर डिपेंड करता है आपकी इमोशनल वेलबींग पे। अब अनफॉर्चुनेट है, पैसा, करियर, सक्सेस, ये सारी की सारी चीज़ें एक इंटरलिंक्ड है। अब मैंने हमारे शास्त्रों में अलग ही तरीके से समझाया गया है कि आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं, बट आज हम वो स्केल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हम बहुत कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी में हैं। तो पॉइंट ये है कि मेक श्योर करें कि आपका ये जो मापदंड, ये स्केल है, एकदम सही हो। दूसरा, स्केल सही हो ना हो, अगर आप 7 से 8 घंटा सोएंगे तो कम से कम स्ट्रेस में आप दूसरा दिन आपका स्टार्ट होगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी मेडिकेशन के आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो आई थिंक इसके लिए करना सिर्फ बहुत ही सिंपल काम है कि हमें अच्छे से 8 घंटे की नींद लेनी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसके लिए हम सभी तरसते हैं, हम सभी जानते हैं। और जैसे सर ने बहुत सही बताया कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे हाथ में जो हमारा गैजेट है, वो जो रात भर हमें बिजी रखता है, खुद से जुड़े रखता है, लेकिन खुद को उससे थोड़ा सा डिटैच करना ज़रूरी है। और जहाँ हम आजकल बहुत सारे मेडिटेशन करवाने वाले जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुनते हैं कि आप सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा पहले अपना जो गैजेट अपना फ़ोन है अपने से दूर करें और उसके बाद आप अपने आप को तैयार करें और अच्छे थॉट्स को, गुड अफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशंस को याद करते हुए आप सोने की कोशिश करें तो आपको अच्छी और साउंड स्लीप आएगी। और जहाँ बात होती है, बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में बिकती हैं इस नाम पे कि आपको सोना है तो आपको एक अच्छा सा रोल ऑन लगाएं तो आपको और अच्छा फील होगा, वो एक आपको अच्छी सी वाइब देगा, आपको अच्छा सुलाएगा। आई थिंक ये सब कहने वाली बातें हैं, जो भी है वो यहाँ पर है। और जैसे सर ने कहा कि इमोशनल हेल्थ जो है, आपकी वेलबींग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो अगर आप अच्छी नींद सो रहे हैं तो सब कुछ अपने आप जगह पर फॉल हो जाएगा। सर जुड़ते हैं आपसे अगले प्रश्न के लिए। पेरेंट्स की मैं जब बात करूं इन जनरल, अभिभावकों की, तो अगर उन्हें इस चीज़ की पहचान करनी है कि उनका बच्चा जो है या मानसिक तौर से या भावनात्मक तौर से किसी चीज़ से जूझ रहा है, अगर उसको तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या रह सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएँ हमारे ऑडियंस को। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप को पहली बात है थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। वो तो हर चीज़ के लिए लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में ये हो जाती है कि माँ बाप को ऐसा लगता है कि मैंने अगर अपने बच्चों को बहुत अच्छा बढ़िया सा स्कूल का एजुकेशन दे दिया है तो आउटसोर्स कर दिया है मेरे अपने बचपन की बच्चों की पेरेंटिंग स्कूल की तरफ, यानी 7 से 8 घंटा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि पहले के ज़माने में पेरेंट्स जो है अपब्रिंगिंग पे फोकस करते थे कि बच्चा है उसको एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट दे दीजिए और वो अपने आप उग जाएगा, या लाइक अ प्लांट ग्रोज इट ऑटोमेटिकली विल ग्रो। अब आज की तारीख में द प्रॉब्लम इज दैट पेरेंट्स एंड एनवायरनमेंट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। सो अपब्रिंगिंग नहीं, हमें पेरेंटिंग पे फोकस करना है। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? एक, वक्त ले, इंश्योर करें कि आप ये समझ पाएं कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आपकी पसंद को आपको बच्चों पे थोपना नहीं है। उसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, 3 चीज़ें, 3 सवाल पूछने आप अपने बच्चों को पूछिएगा एंड दैट विल हेल्प। 1, जब बच्चा आए, या फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बस स्टैंड से अपने बच्चे को पिकअप करने गए या वैन से लेके आए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास यूजुअली, मैंने सुना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पूछते हैं बेटा क्या खाया आज स्कूल में? आई मीन रादर देन आस्किंग दैट, सवाल ये होना चाहिए कि बच्चे आपका दिन कैसा रहा, क्या किया, क्या नया सीखा, क्या इंटरेस्टिंग था। ना कि ये कि बच्चे क्या खाया, किसी ने तुम्हें परेशान किया, किसी ने तुम्हें तंग किया, क्या टीचर ने तुम्हें डांटा, क्या टीचर ने तुम्हें मारा। आई मीन आप एफर्मेशंस की जगह पे उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव चीजें भर रहे हैं। वेरी ट्रू। खाना अच्छा नहीं था, क्या प्रॉब्लम था, तुम्हें टेस्टी नहीं लगा। सो पॉइंट इज रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। क्या किया, व्हाट वाज सो गुड, कुछ नया सीखा, क्या था, व्हाट वाज इट, एंड बी इंटरेस्टेड इन योर चाइल्ड्स लाइफ। लाइक कपल्स के अंदर भी बहुत देखा है मैंने, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर, कि हस्बैंड डजंट केयर कि वाइफ की जिंदगी में क्या हो रहा है, वाइफ डजंट केयर कि हस्बैंड की टाइप क्या हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट बन जाता है। सेम चीज़ आपके बच्चों के साथ भी होता है। सो सारे पेरेंट्स के लिए एक सिंपल सा दिस टेक्निक दैट आई वुड रादर टेल एवरीवन इज 3 क्वेश्चंस। 1, आस्क हाउ द डे वाज, यानी दिन कैसा रहा पूछे। नंबर 2, सोने से पहले कोशिश करें कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बच्चों के साथ बिताएं। जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, देन आई डोंट थिंक यू शुड बी पेरेंट्स, बिकॉज अगर आपने पेरेंटिंग चूज किया है, इट्स अ चॉइस दैट यू हैव मेड।
इफ यू कांट गिव 15 मिनट्स, 15 मिनट अपने बच्चों को नहीं दे सकते सोने से पहले, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी एक एक्टिविटी करें उस 15 मिनट में। एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, बात करें बच्चों के साथ, वॉक पे ले जाएं, साइकिलिंग करें, किताबें पढ़े, दीज आर ऑल एक्टिविटीज। नेटफ्लिक्स पे शो देखना एक्टिविटी नहीं है। बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाना एक्टिविटी नहीं है। उसको आइसक्रीम खिलाना एक्टिविटी है, बट नॉट एवरी डे। यू नो, डोंट मेक इट अ हैबिट। ओके, सो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करें अपने बच्चों के साथ, 15 मिनट दीजिए। पहला, क्या सवाल पूछना। दूसरा, 15 मिनट दे। तीसरा, कोशिश करें कि उसके साथ आप सोए थोड़ी देर। अब ये हर उम्र के बच्चे के साथ नहीं कर सकते हो आप। 10 से 12 साल का बच्चा है, उसके साथ आप थोड़ी देर सो के उठ सकते हो, अगर आप उसको अलग से सुला रहे हो तो। नहीं तो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग विद दैट पर्सन, द चाइल्ड। नंबर 3, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके लिए इंश्योर करें कि वीकेंड पे ही सही या वीकडे पे कभी भी एक ऐसा टाइम हो जब बच्चे के साथ थोड़ा बाहर जा सके। ड्राइव पे ले जाए, समझे कि उनके दोस्त कौन हैं, उनका सोशल सर्कल कैसा है, क्या उनको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये बेसिक चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बच्चों की इमोशनल हेल्थ कैसी है। काफ़ी बार मैंने पेरेंट्स को ऐसे टाइम पे आके हुए देखा हुआ है कि कहते हैं कि मेरे बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, उसका अटेंशन गैप हो गया है, वो बहुत ख़राब तरीके से बिहेव करता है बच्चों के साथ स्कूल में, मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका बच्चा अच्छा, बहुत अच्छा कब था? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपको लगा कि बहुत अच्छा था? 4-5 साल पहले। तो 4-5 साल क्या कर रहे थे? सो व्हाट हैपेंड? सो आपने नोटिस नहीं किया कि ग्रेजुअली आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया है। तो व्हाट आई वांट ऑल द पेरेंट्स टू डू इज फोकस करें। इट्स एन एसेट। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 18 साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से फोकस के साथ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, बच्चे भी थोड़े एडल्टहुड में जाएंगे तो उनमें भी चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। दैट्स इट। Becoming a parent is an investment. It's like a mutual fund wherein you're locked for 25 years minimum. Okay? And this is Indian parenting. I mean, I'm not talking about European parenting or American parenting. 25 साल के लिए आप लॉक्ड इन हैं। तो इंश्योर करें 25 ईयर्स फोकस के साथ SIP की तरह इन्वेस्टमेंट देते जाए ताकि 25 साल के बाद आपके बच्चे आपको अच्छा रिटर्न दे। रिटर्न इज अ चाइल्ड हु इज हैप्पी मीन्स द पेरेंट्स आर हैप्पी। दैट्स ऑल दैट अ पेरेंट वांट्स। बहुत सही बताया आपने, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं 4-5 साल का बच्चा होता है कि ये बड़ा कब होगा, ये इंडिपेंडेंट खेलना कब सीखेगा, ये अपने आप अपनी चीज़ें कब करेगा। और मैं उन्हें कहती हूँ कि अभी बहुत समय है, आपको अपना समय उन्हें देना पड़ेगा। तो बहुत सही सर ने कहा कि जब आप पेरेंट बनते हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा। और जिस तरह का वातावरण आजकल हमारे आसपास चल रहा है, आई थिंक एज अ पेरेंट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की दिनचर्या में आज उस दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, तो शायद कल जब अब मेमोरीज की बात होगी ना, जब आने वाले कल की बात होगी, तो हम तो कहीं नहीं रहेंगे। तो शायद आज उसके साथ खड़ा रहना, उसको समझना, उससे बातचीत करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चीज़ें उसके आसपास हो रही हैं वो तभी बता पाएगा जब आपका उसके साथ वैसा बॉन्ड है, आप उस तरह का रैपो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हाईलाइट की, और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, सर ने कहा कि वो बच्चा छोटा है, बड़ा है, कोई भी हो, हर किसी को समय चाहिए। हम पेरेंट्स को भी समय चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई सुने, और अगर हमारे पास हमारा बच्चा है तो डेफिनेटली उसको सुनना तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ हम ही लेकर आए हैं। तो वो जो है वो तो सबसे पहला प्रायोरिटी है हमारा, और उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर आगे बढ़ेंगे और जानना चाहूँगी आपसे कि जब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ़ है, चाहे फिर वो मानसिक तौर पे हो या फिर इमोशनल वेलबींग हो, इसे जल्दी से आइडेंटिफाई करना, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और इस पे जल्द से काम करना क्यों ज़रूरी है? एक सिंपल सी चीज़ है। सबसे बड़ा डिमार्केशन क्या होता है कि मेंटल इश्यूज़ और जो फिज़िकल इश्यूज़ है उसके अंदर हम कभी ना पैरिटी लेके नहीं आ पाए, बिकॉज एक तरीके से एक स्टिग्मा है, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। अगर आपके बच्चे के पैर में थोड़ा सा पेन है, आप क्या वेट करेंगे 6 महीने तक, 1 साल तक कि पेन अपने आप चला जाएगा? वो लिम्प कर रहा है,
लंगड़ा के चल रहा है, तो आप वेट करेंगे कि हाँ अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा? नहीं करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली जाएंगे, इंश्योर करेंगे कि उसका लिम्ब ठीक हो, क्या उसके फीट के मूवमेंट या प्लेसमेंट ठीक है कि नहीं, क्या वो फ्लैट फुटेड है। देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएंगे, सेकेंड ओपिनियन लेंगे। व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, प्रॉब्लम इज व्हाट कि पहले हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमारा सोसाइटी ऐसा है कि देखिए, एक तो क्या हम एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, या हमारा भारतीय संस्कृति ऐसी थी कि चाचा मामा काका बुआ सब एक साथ है, किसी ने देख लिया बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, बात कर ली, ऑटोमेटिक काउंसलिंग घर पे हो जाती थी। ओके, ये उस ज़माने की बात है। अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, 3 BHK 2 BHK, पेरेंट्स आर बोथ वर्किंग, बच्चे के लिए वक्त नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे ही आपको थोड़ा भी चेंज दिखे बच्चे के बिहेवियर में, पहले वो 3 सवाल जो मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल प्रश्न में बताया था, वो फोकस करें उस पर, पूछे, उससे बात करें। अगर आपको लगता है कि उसने टाइमली उसका रिस्पॉन्स या ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया है, आपके नज़दीकी काउंसलर के पास जाएं। देर आर सो मेनी काउंसलर्स हु आर देयर इन योर सिटी, रीच आउट टू देम। There are child counselors who are there in schools, there are childhood counselors who are there in your city, reach out to them, उनसे पूछें, उनको अलाउ करें कि वो डायग्नोज करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी बार अटेंशन एक सिंपल सी चीज़ है, बच्चों को अटेंशन चाहिए होता है, वो अटेंशन के लैकिंग ऑफ अटेंशन के कारण बच्चा एक तरीके से बिहेव करने लगता है ताकि पेरेंट्स उस पर फोकस कर सके। बट देर आर टाइम्स जब इट कैन बी अ बिट सीरियस ऑल्सो, लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी है। काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं है कि भारत सरकार एक तरीके से एक कोटा देती है कि अगर आपके बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उस लर्निंग डिसेबिलिटी के अगर आपको कार्ड बना दे, उसका प्रॉपर टेस्ट करे, तो उसके कारण आपके बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एग्जाम देते टाइम। पीपल डोंट नो रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया हो गया, ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डायग्नोज कराएं, गवर्नमेंट और सरकारी डॉक्टर्स के पास से उसका प्रिस्क्रिप्शन ले, उसका प्रॉपर कार्ड बनाए, तो इट कैन हेल्प योर चाइल्ड। व्हाई नॉट, व्हाई डू यू नॉट टेक एडवांटेजेस? हम बहुत आसानी से कोटा में अपने बच्चे को एडमिशन करवा लेते हैं, बट वी डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। इट कैन हेल्प यू, इट कैन हेल्प योर चाइल्ड। तो पॉइंट इज, इन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू इंश्योर दैट डायग्नोसिस जो है वो बहुत जल्दी हो, अर्ली स्टेजेस में। नंबर 2, इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट दैट आप लेबल करके उसकी बेनिफिट उठाए, उसके लिए बोल रहा हूँ, बट देर आर टाइम्स व्हेन इन इश्यूज़ को अगर टाइमली डायग्नोज किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो बच्चा ठीक भी हो सकता है। आई मीन एवरीवन वांट्स कि उसका जो बच्चा है, उसकी जो लीनियज है, उसकी जो लेगेसी है, जो वो बढ़ाने वाला है, तो उसको एकदम परफेक्ट शेप स्टेट में वो आगे बढ़ाए। दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल डूइंग। हम सब चाहते हैं कि हमारा बचपन जैसा हो, उससे अच्छा बचपन हमारे बच्चे का हो, हमारा एडल्टहुड जैसा हो, उससे ज़्यादा अच्छा हमारे बच्चे का एडल्टहुड हो, राइट? सो द पॉइंट इज, जब इतना क्लैरिटी हम सब में है, तो सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है, डायग्नोसिस टाइम पे करें। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचे कि अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, मैं मेरे बच्चों को लेके काउंसलर के पास गया तो एक स्टिग्मा है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें। अमूमन प्रॉब्लम यह है कि लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, एक तो बताना बंद करें, अगर बता भी रहे हैं तो ऐसे इंसान को बताएं जिसको एक्चुअली समझ है इस चीज़ की, वो सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, वो आपको गलत रास्ते ना ले जाए। इंश्योर करें टाइमली हेल्प is 50% of your job done. That's it. Timely help, timely diagnosis is 50% of your job done. Rest, you have a doctor, you have a professional, and you have God, and that should help you. बहुत सही कहा सर आपने कि अगर जितना जल्द हम इसको पकड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो बच्चे की जो पीछे की जर्नी है, चाहे फिर वो एजुकेशन हो या उसकी खुद की लाइफ के अलग अलग जो भी फेज़ में वो जाने वाला है, वो बहुत उसके लिए आसान हो जाएगा। चाहे पूरा 100% करेक्शन ना हो, पर अगर 80% भी हो जाता है या 50% भी होता है, तो वो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है बच्चे के आगे के फ्यूचर के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना कीमती समय देने के लिए। मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, वो दोनों ही टॉपिक, मतलब जो आपने आज बताया दोनों के बीच में डिफरेंस, तो मैं भी बहुत ही ध्यान रख रही हूँ कि मैं दोनों के बारे में अलग अलग बात करूँ, उसे एक अम्ब्रेला के अंडर ना डालूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हम चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ें, हमारी ऑडियंस के साथ जुड़ें और हम इस पे कंटिन्यूटी रखें, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत हैं लेकिन रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं, और वो रास्ते जो सही में प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, मैं ये कहूँगी, वो दिखाने वाले बहुत कम हैं। तो आपका फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप हमारी ऑडियंस को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू आरती जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैप्पी संडे टू एवरीवन। द पॉइंट इज़ कि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके पास सबसे बड़ा एसेट है जो है वो आपका दिमाग है।
जितना आप उस पर फोकस करेंगे उतना आपका फिजिकल फिटनेस, उतना आपका सराउंडिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल एक हसल कल्चर चलता हुआ आया है कि लोग अपने दिमाग को एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे के थोड़े पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यू लूज योर माइंड later on when you make so much money, there's no point, because your mind is your biggest asset. Always remember, mind and your body. So फोकस करें उस पर, थोड़ा ध्यान दें उस पर, और एज अ पेरेंट अपने बच्चों पे ध्यान दें। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर। थैंक यू आरती जी, थैंक यू वीएनएम टीवी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर, आपका समय देने के लिए। और हम डेफिनेटली सर को अपने साथ बांधे रखेंगे ताकि अगले और एपिसोड्स में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आए, वो सारे टॉपिक्स जो आपके लिए कंसर्न है एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी एट लार्ज, हम उस पर चर्चा करें। क्योंकि चाहते हम एक ही चीज़ है कि यहाँ से चाहे किसी एक फैमिली का भी अगर आपको लगता है कि हमने जो कहा वो आप तक पहुँचा और वो आपके बच्चे के लिए या इन जनरल आपकी फैमिली के लिए अगर वो लाभदायक रहा है, तो हमारे लिए उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करना आपको एक ही काम है, वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि तकलीफ़ें जैसे मैंने कहा कि हर जगह पर हैं और हमें नहीं पता कि कौन से परिवार में किस तरह से कोई भी इंडिविजुअल, सिर्फ बच्चा नहीं, फिर वो पेरेंट भी हो सकता है, वो ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ से लेकर हम फंसे हुए होते हैं, कुछ ऐसे ख्याल होते हैं हम नहीं बयां कर पाते। लेकिन शायद ये सुनकर थोड़ी सी भी हिम्मत अगर किसी की बन रही है और वो एक्सप्रेस करना चाहता है, तो सर खुद भी यहाँ पर हैं। सर का मनीषा चौकड़ी पर बहुत ही वेल नोन सेंटर है जहाँ पे काउंसलिंग होती है और हर एज ग्रुप के साथ सर काम करते हैं। तो आपको हम तक पहुँचना है और हम आपको सर तक ज़रूर पहुँचा देंगे। तो जहाँ हैं स्वस्थ रहें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।